तो मतलब जब भी कश्मीर की बात होती है तो इमोशंस आती हैं, बिल्कुल। तो ये क्या कारण थे जिसकी वजह से 1990 हुआ? 1990 में नहीं हुआ। खलील जिब्रान सेज कि योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, यू आर जस्ट an agency through which they come into being. नमस्कार, भारत मेरे साथ YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आप सभी जानते हैं, क्योंकि ये मेरी फेवरेट सीरीज है तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा बोलूँगी। नारी शक्ति, नारी शक्ति हम किसे कहते हैं? कोई भी नारी हो उसे हम शक्ति के रूप में देखें, और नारी शक्ति में हम उन्हीं स्त्रियों को लेके आते हैं जो सक्षम है अपने आप को आगे बढ़ाने में, और जो अच्छा काम कर रही हैं, जो समाज के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर रही हैं, समाज को कुछ दे रही हैं। हमारे पिछले एपिसोड्स को आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, इसलिए हम हर बारी नारी शक्ति में किसी न किसी स्त्री को लेके आते हैं जो अपने आप में सक्षम है। तो आज हमारे इस एपिसोड में हमारी स्पेशल गेस्ट हैं जिनका नाम है रोहिणी वैष्णवी जी, और रोहिणी जी ऑथर भी हैं, एंटरप्रेन्योर भी है, तो इनसे बहुत सारी बातें करेंगे। एक मल्टीटास्कर हैं। तो रोहिणी जी, सबसे पहले मोस्ट वेलकम इन आवर शो। आपको कैसा लग रहा है? सुरभि जी, आई फील लाइक अ टॉप स्टार। थैंक यू फॉर चूजिंग मी, और मुझे आपके शो में लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपने एंटरप्रेन्योरशिप आप कर रहे हैं, आपका एक अपना करियर है, और आप भारत के एक बहुत ही सुंदर प्रदेश से आते हैं, कश्मीर, जहाँ से मैं खुद भी हूँ। तो कश्मीर के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें, किस तरीके का आपको महसूस होता है, क्या आप फील करते हैं? क्योंकि एक्सोडस के बारे में हम सभी जानते हैं, कश्मीरी पंडित्स का जो एक्सोडस हुआ था उसके बारे में हम सभी लोग जानते हैं। तो उसी से शुरुआत करते हैं कि आप क्या फील करते हैं अपनी धरती के बारे में। कश्मीर में मेरा जन्म हुआ था और मेरी स्कूलिंग वहीं पे हुई थी। तो जो हमारे जीवन के फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं उनका जो हमारे ऊपर प्रभाव होता है वो बहुत ही अधिक होता है। मतलब ज़्यादा जीवन तो अब बाहर ही बीत गया, पिछले 34 साल से अब यही है, लेकिन वो जो शुरुआत के जो साल होते हैं और जो उनका एक इम्पैक्ट होता है पर्सनालिटी पे, हमारे वैल्यू सिस्टम्स पे, तो वो साथ ही रहता है और मेरे भी साथ ही है। बाकी फिर एक्सोडस और उसके बाद जो भी मतलब हार्डशिप्स थी, वो सब मुझे लगता है हमारे पेरेंट्स की जनरेशन्स के लिए वो ज़्यादा मुश्किल था, हमारे लिए भी अपने हिसाब से मुश्किल था, क्योंकि घर से एकदम से बेघर होना और फिर मतलब बेघर होना, आई थिंक दैट्स इनफ टू डिस्क्राइब। तो उसके बाद जो आपकी स्ट्रगल होती है, क्योंकि आप अपनी स्टेट में, आपकी जो अपनी स्टेट के बेनिफिट्स हैं वो आपको नहीं मिलते हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, जो भी हो, तो उसमें जो स्ट्रगल होती है डेफिनेटली। बट कश्मीर के बारे में मैं यही कहूँगी कि मतलब मैंने बहुत जगह घूमी हूँ, मतलब आई हैव ट्रैवल्ड फार एंड वाइड आउटसाइड इंडिया, और इंडिया में भी बहुत जगह पे, लेकिन अंत में इंसान जो है घूम फिर के you want to go back to your roots, and that was the reason why I also, मतलब मैंने जो बुक है वो भी, उसमें भी कश्मीर की बैकग्राउंड है, और जो थोड़ा सा मैं समाज सेवा करती हूँ उसमें भी मतलब वो भी कश्मीरी पंडित्स के लिए ही है। ओके, अच्छा। तो मुझे ये बताइए कि जब आप अपनी जगह को इस तरह से छोड़ के आते हैं, मैं फीमेल पर्सपेक्टिव पे, आपकी मदर होंगी, आपकी ग्रैंड मदर्स होंगी, उनके लिए उस समय क्या स्ट्रगल था? क्योंकि आपने चाइल्डहुड के दौरान ये चीज़ें देखी हैं। क्या आपको कुछ ऐसा याद है कि जब वो अचानक से निकल के आए थे तो उनका संघर्ष क्या था? क्योंकि हम नारी शक्ति में ज़्यादातर ऐसी बातें ही उठाते हैं कि संघर्ष के बाद आप स्थिरता पे कैसे आते हैं, आप स्टेबल कैसे होते हैं। तो उनका स्ट्रगल क्या था, अगर आप बताना चाहें? हर एक एज ग्रुप की जो स्ट्रगल थी अपनी, मैं वही पूछना चाहती हूँ, वो अलग थी। जैसे मेरी दादी की स्ट्रगल अलग थी। दादी तो ये कहती थी कि मैं चाहती हूँ कि मैं वहीं पे जाके मरूं, यू नो, शी वुड ऑलवेज से दैट। तो उनके लिए बहुत बड़ा कल्चर शॉक था। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी थे उनकी उम्र के जिनको डिमेंशिया भी हो गया, एंड देन
अब मैं अगर लेती हूँ मेरी मदर की जनरेशन के लोग, उनके लिए वो बहुत बड़ा स्ट्रगल था, क्योंकि उनको बच्चे उनको ना मतलब बच्चों को पालना था। मैं तो बहुत बच्ची नहीं थी, आई वाज 18 व्हेन वी लेफ्ट दैट प्लेस। तो लेकिन फिर भी 18 एक ऐसी उम्र नहीं होती है जिसमें कि आप अपना ख्याल खुद रख सके। तो उस उम्र की औरतों के लिए ये था कि उनको अपना घर को समेट के रखना था, और उस समय जो हमारे रिसोर्सेज थे वो बहुत कम होते थे। मतलब पैसा कम हो गया, ऑब्वियसली नौकरियां छूट गई, या नौकरियों से जिनकी सरकारी नौकरी थी उनके पास बहुत समय के लिए सैलरीज नहीं थी, तो कम रिसोर्सेज में उन्हें वही मुस्कुराहट अपने चेहरे पे रख के फिर अपने बच्चों को एहसास नहीं होने देना था कि कुछ खराब हुआ है। तो हर एज, फिर प्राइवेसी कंसर्न्स, जो लोग टेंट्स में रहे उनके प्राइवेसी कंसर्न्स भी थे। और बीइंग अ वुमन कि मतलब वहाँ पे एक टेंट में 1000 लोगों के लिए 2 टॉयलेट्स हैं, या आप एक टेंट में रह रहे हैं और उसमें 10 लोगों की फैमिली रहती है, तो वहाँ आप अपनी एक साड़ी को बीच में रख के वो पार्टीशन क्रिएट करके फिर यू क्रिएट अ सेपरेट रूम फॉर योरसेल्फ। तो प्राइवेसी का अब एक बहुत बड़ा इशू हो गया उस समय, जो कि औरतों के लिए और भी ज्यादा मुश्किल था। आपको क्या लगता है कि उस समय पे जो स्ट्रगल की हम बात कर रहे हैं, जैसे आप 18 थे, आपने जैसा कहा कि बताना वो मुस्कुराहट से छुपाते थे, क्या एज अ मदर छुपाना अच्छा है कि बताना अच्छा है? ये डिपेंड करता है आपके बच्चे की उम्र पे। ओके। क्योंकि जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं ना, जब वो किसी चीज को, किसी शौक को, किसी एक अनप्लेजेंट बात को बर्दाश्त करने की उनकी उम्र नहीं होती है, तो एज अ पेरेंट मुझे नहीं लगता कि एज ए माँ आपको उन्हें बहुत कुछ खुल के बताना चाहिए। सो इट डिपेंड्स ऑन द एज, जब वो तैयार हो जाएं। क्योंकि बहुत छोटी उम्र में अगर आप उन्हें मतलब बहुत सारा कष्ट दोगे, तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि उस कष्ट से वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, बहुत लोग तो कष्ट से उभर आते हैं, लेकिन एज अ मदर आप नहीं चाहोगे। मतलब ये एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है कि हम उनको प्रोटेक्ट करके रखें till the time they are able to take that shock. ओके, मतलब आपको लगता है कि एज फैक्टर मैटर करता है, एज अच्छी हो, मैच्योर हो, तब बताना चाहिए। अब आते हैं आपके करियर पे, क्योंकि 18 में आप कश्मीर छोड़ के बाहर आ गए। सो आपका एजुकेशन, आपके करियर में उसका क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ा? हम लोग जब उस समय मैं आई थी तो मेरा कॉलेज का फर्स्ट ईयर था, और कश्मीर में मुझे याद है कि आधे एग्जाम्स दे रखे थे, 1-2 पेपर बचे हुए थे, कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्स हो गए थे, कुछ रहते थे, और फिर अचानक से ये सब हो गया और हम उठ के आ गए। और जब जम्मू आए तो हमें पता नहीं कि हम कौन सी क्लास में पढ़ती हूँ मैं क्योंकि आधा एग्जाम रह गया। तो वो बहुत अनसर्टेनिटी वाला पीरियड था, तो उसमें वो जो एक होता है ना एंजाइटी फैक्टर कि वेयर डू आई बिलोंग, व्हाट डू आई हैव टू डू नेक्स्ट, अब मेरे पास कॉलेज नहीं है, मेरे पास स्कूल नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ। तो सबकी वही हालत थी उस समय। तो लेकिन उस समय फिर काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स हुए सोशल ऑर्गेनाइजेशंस ने, तो जम्मू में कैंप स्कूल्स खोले गए, कैंप कॉलेजेस खोले गए। तो हमें भी मुझे याद है गवर्नमेंट गांधी मेमोरियल साइंस कॉलेज जो जम्मू में है, तो वहाँ पे हमें फिर शाम को 2 से 5 तक का एक हमारे लिए मतलब एक शिफ्ट खोला गया। तो उसमें हम जाते थे, लेकिन उसमें अनसर्टेनिटी थी, फिर फर्स्ट ईयर का क्या होगा, फर्स्ट ईयर का एग्जाम नहीं हुआ, तो मतलब बहुत सारी एंजाइटी थी, बहुत सारी अनसर्टेनिटी थी लाइफ में। और उस समय ये सोचते थे कि अच्छा नहीं, अब वहाँ हालात ठीक हो जाएंगे तो हम वापस जाएंगे। बहुत साल तो यही हो गई थी, सबकी वही थी, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि हम अभी आए हैं, क्योंकि कोई कुछ फुली पैक करके तो आया ही नहीं। हम लोग भी मेरे ख्याल में एक बैग उठा के आ गए थे। तो यही था कि नहीं, अभी हालात कुछ टाइम में ठीक हो जाएंगे तो हम वापस जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। किसी ने ये नहीं सोचा था कि हम लोग परमानेंटली, तो वो अनसर्टेनिटी में आप सोच नहीं सकते कि मुझे आगे करना क्या है। तो उसके बाद मैं ये कहूँगी कि वहाँ से निकलने के बाद फिर जब बहुत साल हो गए तो फिर हमें पता चल गया कि अब तो हमें वापस जाना नहीं है। तो इन एनी केस भी हमारा भारत बहुत बड़ा है, उसमें अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं,
तो एजुकेशन फिर सारा मतलब फिर कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए रिजर्वेशंस भी हुई, हालांकि मैंने तो उसका कोई फ़ायदा नहीं उठाया, तो मैं तब थोड़ा आगे निकल चुकी थी, लेकिन फिर अपॉर्चुनिटीज आती रही। तो मतलब जब भी कश्मीर की बात होती है तो इमोशंस आती हैं बिल्कुल। तो उसके बाद आई थिंक इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। उसके बाद फिर मैं बाहर भी गई, विदेश भी गई, मैंने वहाँ भी अपनी पढ़ाई की। बेल्जियम में मैंने MBA किया। तो होता क्या है ना कि जब आप अपने मन में सोच लेते हैं कि आपको करना है, कि उठना है, करना है, तो देन यू फाइंड वेज। वी डिड द सेम। हम भी बहुत समय तक तो एक ऐसी मानसिक स्थिति में थे कि जिसमें अनसर्टेनिटी थी, जाना चाहते थे वापस, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। तो लेकिन फिर ह्यूमंस आर प्रोन टू लर्निंग, तो वही। अच्छा, अगर ये एक्सोडस नहीं होता तब आप करियर में कहाँ होते? What would be your choice of career, your choice of education? मे बी आप अपनी चॉइस से ही अभी हो, लेकिन मे बी बिकॉज ऑफ दैट सर्कमस्टांसेस आपने कुछ और चूज किया हो। अगर ये नहीं होता, ये स्ट्रगल नहीं होता, तो आप क्या चूज करते हैं अपने करियर में? मैंने वहाँ पे ग्रेजुएशन स्टार्ट की थी कश्मीर में, साइंस में। तो उसके बाद मैंने MBA किया, MBA के लिए बाहर गई। तो आई रियली डोंट नो, मे बी मैंने कश्मीर यूनिवर्सिटी में या जम्मू यूनिवर्सिटी में भी बिजनेस मैनेजमेंट कोर्सेज होते हैं, तो वो भी कर सकती थी, वो भी हो सकता था। लेकिन उस समय फिर वो ऑप्शन एकदम क्लोज्ड ही था कि क्योंकि वहाँ तो जाना नहीं है। तो आई डोंट नो, हो सकता है कि मैं बाहर ही जाती, लेकिन फर्क था। अगर आप पढ़ाई के लिए बाहर जाते हैं तो आपके पास वापस आने के रास्ते बंद नहीं होते हैं, राइट? लेकिन जिस तरीके से हम गए उसमें ये था कि आप एक बार चले गए तो आपके वापस आने के रास्ते जो हैं वो बंद हो गए। अभी बहुत लोग ऐसे हैं जो कि पढ़ाई के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन वो घर वापस भी तो आते हैं ना, उनकी फैमिलीज वहाँ पीछे होती हैं, राइट? तो वो फर्क था उसमें। ओके, रोहिणी वैष्णवी, अब आते हैं वैष्णवी जी पे, आपके ग्रैंडफादर, और आपने एक किताब भी एडिट करी है, उनकी डायरी को आपने बुक के फॉर्म में लाया। उस किताब के बारे में थोड़ा सा मैं आपसे पूछना चाहूँगी, द क्रॉनिकल्स ऑफ कश्मीर। हाँ जी, आप थोड़ा सा उसके बारे में अगर बताना चाहें, उस किताब में क्या है ऐसा, और क्या कश्मीर के बारे में है जो किताब पढ़ के हम जान सकते हैं? द क्रॉनिकल्स ऑफ कश्मीर जो है वो मेरे ग्रैंडफादर पंडित अमरनाथ वैष्णवी की बायोग्राफी है। ये लिखी है मेरे फादर ने, बालकृष्ण सन्यासी जी ने। वो राइटर हैं, पोएट हैं, कश्मीरी लैंग्वेज में लिखते हैं, और ये उनकी इंग्लिश लैंग्वेज की बुक है। तो इस बुक का जो सोर्स है वो इसमें प्राइमरीली अमरनाथ वैष्णवी की जो पर्सनल डायरी थी, जो उन्होंने हिंदी में लिखी थी, उनके जीवन का एक कुछ लाइफ स्टेज तक उसमें वो डॉक्यूमेंटेड था, जिसको ट्रांसलेट करके इस बुक में डाला गया है। और उसके बाद जो ऑथर हैं उन्होंने रिसर्च किया काफ़ी, जो उनके साथ जिन लोगों ने काम किया था उनके साथ एक इंटरव्यूज़ करके, प्लस जो वो भी अमरनाथ वैष्णवी जी को बहुत अच्छी तरीके से, मतलब बहुत क्लोज थे, वो लोग आपस में बातचीत करते थे। तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन वही है। बाकी जो इस किताब में है, इस किताब में जो है कश्मीर की रीसेंट हिस्ट्री है। अमरनाथ वैष्णवी जी एक सोशल वर्कर थे, जिन्होंने कि अपना सोशल वर्क 1945 से ही करना शुरू की। उससे भी पहले से एक्चुअली, जब वो 18-19 साल के थे, तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो है सरसंघ चालक जिसको बोलते हैं फॉर कश्मीर एंड लद्दाख रीजन के थे। तो 1945 से इवन जब इंडिपेंडेंस हुई थी और कबायलीज का अटैक हुआ था, तो उनकी टीम ने एक मेकशिफ्ट एयरपोर्ट भी बनाया था, जिसमें कि इंडियन आर्मी ने लैंड किया। तो वहाँ से लेके उनकी जो कहानी है ताकि 2012 तक, उस किताब में उनकी जो लाइफ की अपनी रियल
एक्सपीरियंसेस हैं, क्योंकि वो ग्रास रूट्स पे मासेस के साथ बहुत क्लोज थे, उनकी फॉलोइंग बहुत थी और वो ब्यूरोक्रेसी में भी कनेक्टेड थे। तो भारत के जितने भी प्रधानमंत्री हैं वो उनसे मिलके उन्होंने कश्मीर को डिस्कस किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम इंदिरा गांधी टू राजीव गांधी, वीपी सिंह, और फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ उनका काफ़ी मतलब एक क्लोज का जो एक वो थी कनेक्शन था, क्योंकि वो आरएसएस में जब उन्होंने शुरू किया था तो वो लोग साथ में थे, या एल.के. अडवाणी जी थे। तो उनकी जो ये एक्सपीरियंस थी कि जो वो मासेस के भी क्लोज थे, उन्होंने ग्रास रूट्स पे काम किया, गांव-गांव में जाके उन्होंने सोशल वर्क किया, हर घर में जाते थे, वहाँ उनकी प्रॉब्लम्स पूछते थे, देखते थे किस तरह की प्रॉब्लम समस्याएं आई हैं। इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस जो उस समय माइनॉरिटीज़ पे उस समय भी काफ़ी सारे कष्ट आए थे, तो वो सब देख के फिर देन कनेक्टिंग विद द ब्यूरोक्रेट्स, तो उस एक्सपीरियंस की वजह से उनकी जो एक्सपीरियंसेस है अबाउट कश्मीर प्रॉब्लम का जो एक नज़रिया है, जो कि आज तक मैं कहूँगी कि वो बाहर नहीं आता है कि क्या कारण थे, क्योंकि वो मतलब रण क्षेत्र, मैं कहूँगी रण क्षेत्र में 1945 से ही थे, तो वहाँ से लेके 2012 तक उन्होंने वो पीरियड देखा है जो 45 से लेके 90 तक जो सिचुएशंस हुई विद रिस्पेक्ट टू पाक इन्फिल्ट्रेशन ऑल्सो, तो जो कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन को रिपोर्ट्स बहुत पहले से थे। सो देयर वाज एक ऑपरेशन टोपैक करके है जो कि इस किताब में मेंशन किया हुआ है, जो कि पाकिस्तान का एक 3 स्टेज प्रोसेस था कि किस तरीके से हमें हिंदुस्तान में कश्मीर में जो है ये टेररिज्म को शुरू करना है। तो वो सारी चीजें उसके अंदर मेंशन्ड है जो कि आज तक कहीं नहीं आई हैं। तो ये क्या कारण थे जिसकी वजह से 1990 हुआ? 1990 में नहीं हुआ, वो बहुत पहले शुरू हो गया था। तो एक तो वो पहलू है। उसके बाद जो 1990 के बाद की जो सर्कमस्टांसेस थी और उसमें जो हिस्टोरिक चीज़ें हुई हैं, चाहे वो उनकी जो स्ट्रगल थी जिसमें कि उन्होंने गवर्नमेंट से नेगोशिएट किया फॉर गिविंग बेसिक सस्टेनेंस टू कश्मीरी पंडित्स, या जो हर कॉलेज में एजुकेशन को लेके कश्मीरी माइग्रेंट कोटा पैदा हुआ, वो किस तरह से हुआ। वो सबसे पहले मीटिंग उनकी महाराष्ट्र में ही हुई थी, जो कि महाराष्ट्र से वो और उनकी टीम जाके उन्होंने वहाँ से शुरू किया। उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी थे जो कि उस समय ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, तो उनके सहयोग से फिर बीजेपी गवर्नमेंट आई और धीरे धीरे करके वो फैल गया। वो तो एक पहलू है। उसके बाद ह्यूमन राइट्स कमीशन के साथ उनकी क्या मीटिंग्स हुई कि कश्मीर की प्रॉब्लम को कैसे देखना है, तो गवर्नमेंट के क्या रिस्पॉन्सेज थे, इन लोगों ने क्या किया, लोगों ने क्या फेस किया, वो सारी चीजें उसके अंदर जो है वो सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है। सो दिस इज अ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो उनकी है, अनटोल्ड फैक्ट्स हैं, एंड इट्स द रीसेंट हिस्ट्री। एनीवन जिसको भी इस चीज़ में इंटरेस्ट हो, कि जो जानना चाहते हैं कि कश्मीर में आखिर हुआ क्या, तो मुझे लगता है कि द क्रॉनिकल्स ऑफ कश्मीर जो है एक अनबायस्ड, एक फैक्चुअल हिस्टोरिक अकाउंट है फ्रॉम द लाइफ ऑफ अ मैन हु हिमसेल्फ लिव्ड दोज थिंग्स। तो उसमें एक मेजर कश्मीरी पंडित एजिटेशन जो 1967 में हुई थी, जिसको कि उन्होंने फ्रंट से लीड किया था, तो उसका एक ट्रू अकाउंट है। अगर हमारी आने वाली जनरेशंस जानना चाहती हैं कि उसमें हुआ क्या, 1967 में हुआ क्या, so this is the book which they should read. Last question ये है कि you are mother of a daughter, right? क्योंकि एक्सोडस जो हुआ कश्मीर का, उसके बाद से हम देखते हैं जो हमारे बड़े हैं और जो आपकी जनरेशन है वो कहीं ना कहीं अब सेपरेटली रहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम तो सी कि बड़े जम्मू में हैं, बच्चे बाहर हैं, ऐसा सिनेरियो है। सो द पोस्टमार्टम स्ट्रगल आपका ऐसा कुछ रहा, एंड जो ये स्टोरीज हैं कश्मीर की, एंड बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, आपके लिए मदर ऑफ अ डॉटर कितना चैलेंजिंग रहा है, राइट फ्रॉम योर दिस थिंग, राइट फ्रॉम हर बर्थ टू नाउ, टिल नाउ? सबसे पहले तो बीइंग अ मदर, I would say कि it's the most beautiful experience. I mean, everybody says that, but I really mean it. बट इसमें चैलेंजेस बहुत थे। चैलेंजेस इसलिए थे, जैसा कि आपने कहा कि आजकल जो हमारा जो है सोशल फैब्रिक जो है वो बहुत बदल गया है। हम लोग न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हैं, तो
मैं मोस्ट ऑफ द टाइम अकेली रही हूँ, बिकॉज मेरे हस्बैंड भी बाहर रहते थे, तो इट यूज्ड टू बी जस्ट मी एंड माई डॉटर। एंड देन माई करियर। तो करियर में मैंने बीच में ब्रेक ली लगभग 1-1.5 साल की, और उसके बाद जब मैंने वापस आने की कोशिश की तो आई यूज्ड टू गो फॉर इंटरव्यूज। तो उसमें भी मुझे कुछ खट्टी मीठी जो है एक्सपीरियंसेस हुई। एक किस्सा बताती हूँ आपको कि एक जगह इंटरव्यू के लिए गई, तो उन्होंने मुझे बोला, मतलब सब कुछ हो गया, तो देन सैलरी पे बात आई, तो आपकी कितनी सैलरी थी? आई टोल्ड हिम। कहते कि इससे तो कम ही मिलेगा आपको। तो मैंने कहा कम क्यों मिलेगा? हाइक तो मिलना चाहिए, आई मीन दैट्स नेचुरल, यू हैव टू गिव मी अ हाइक ओवर व्हाटएवर आई डिड प्रीवियसली। तो कहने लगे नहीं, आपको हाइक नहीं मिल सकती है क्योंकि आपने तो ब्रेक लिया हुआ था। तो मतलब इट वाज लाइक ही गेव इग्निशन। तो मैंने कहा कि ब्रेक लिया तो क्या हो गया? जो मैंने आज तक सीखा है या जो मेरी एक्सपीरियंस है पुरानी, आई वाज इन मार्केटिंग फील्ड, तो क्या मैं वो सब भूल गई? नहीं, ऐसा होता है, आपको बहुत गैप हो गया है, बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। मैंने कहा क्या बदला है? आई एम इन सेल्स एंड मार्केटिंग, टीम हैंडल करनी है मुझे। उस समय तो टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, दिस वाज ईयर 2008। तो उसमें उस समय उतना ऐसा कुछ डिजिटल मार्केटिंग नहीं था, इट वाज स्टिल दैट फेस टू फेस सेल्स। तो देन मैंने उसको बोला, मैंने कहा कि देखिए, यू आर वेरी फॉर्चुनेट कि आज मैं आई हूँ आपके यहाँ जॉब मांगने के लिए। कहते मैंने कहा अब तो मुझे यहाँ नौकरी करनी नहीं है, तो ठीक है, लेट मी स्पीक माय हार्ट आउट। मैंने कहा कि आप बहुत खुशकिस्मत हैं। क्यों? क्योंकि आप जो इतने सारे पैसे ट्रेनिंग पे खर्च करते हैं, कौन कौन सी ट्रेनिंग देते हैं आप? मैनेजरियल स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, एम्पैथी और टीम बिल्डिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग। 1.5 साल में मेरी नेचुरली ये सारी ट्रेनिंग हो चुकी है बीइंग अ मदर। Wow. So you will save, and I truly believe in this. You know, you are a mother. I mean, you will understand कि how it changes us as a person. You become more empathetic, you become more accommodative, your decision making, problem solving, ये सारी चीजें जो हैं, ये बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आती है एक इंसान में. So I'm very thankful, you know, that I could solid reply. Yeah. So I told him. So therefore, you don't have to give me only just 5 or 10% hike. आपको मुझे ज्यादा हाइक देना पड़ेगा अगर आप मुझे हायर करना चाहते हैं तो. He was stunned. इन्होंने मुझे कुछ नहीं बोल पाए, and I just stood up and walked out. Okay. Those are the kind of people I found. And then next place where I went, वहाँ पे वो कोई थे इंटरव्यूअर, and he says to me, तो then ये आपके बारे में पूछते हैं, फैमिली में कौन है, क्या है. Then I told him I have a small kid. She was I think 4-5 months old. तो कहते हैं अच्छा, तो फिर आज बच्चे को कहाँ छोड़ के आए हो आप? It was so humiliating. It was so this is how the world treats you. But then there were good people also. Finally I found a job on my own terms. Wow. At the salary that I wanted, the role that I wanted, and that person was also a man. So you have a mix of good and bad, but it's not easy. नहीं होता है वापस आना. तो ये थी वापस आने की स्ट्रगल. एंड देन बीइंग अ मदर, मैं मोस्टली अकेली ही रहती थी, एंड मेरी जो डॉटर है उसको हेल्थ के बहुत इश्यूज रहते थे. तो बहुत साल तो मैंने खींच लिया, लाइक आई केम बैक टू वर्क. लेकिन फिर एक स्टेज ऐसा आया कि मैंने कहा कि नहीं, अब मैं छोड़ दूंगी, बिकॉज मैं अकेली थी और उसको जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही थी. फिर आई वॉज गोइंग टू 2-3 स्पेशलिस्ट्स. कभी मैं आई स्पेशलिस्ट के पास जा रही हूँ, कभी मैं ENT के पास जा रही हूँ, और कभी मैं न्यूरोलॉजिस्ट के पास जा रही हूँ. प्रॉब्लम एक ही थी, लेकिन और कभी होम्योपैथिक के पास जा रही हूँ. तो एवरी वीक आई यूज्ड टू हैव डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स, एंड आई वाज सो फ्रस्ट्रेटेड कि फिर मुझे डर लगा. एक मैंने कहा कि अगर मैंने कोई एक डिसीजन गलत ले लिया कि इसकी जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, सपोज डायग्नोसिस गलत हो गया, तो ये तो इसके ऊपर तो पूरी मतलब her life will change and it may have an adverse impact. तो मेरी कॉन्फिडेंस वहाँ पे शेक हो गई. तो my husband was in Bangalore at that time, and मैंने कुछ थोड़ा टाइम तो चला लिया था अकेले, 1-1.5 साल. Then I decided कि I have to leave.
1-1.5 साल ही मतलब थोड़ा टाइम, इट्स अ लॉन्ग टाइम। तो मतलब ऐसे भी टाइम होते थे जब मेरी डॉटर दर्द के मारे लाइक उसको कुछ ENT का था, देन फाइनली शी गॉट ऑपरेटेड, शी इज फाइन देन, बट उसमें टाइम लगा उस स्टेज को आने में। तो देन शी यूज्ड टू क्राई होल नाइट, पूरी रात रो रही है अकेले, एंड सो दोस काइंड ऑफ थिंग्स। या बुखार हो रहा है, 104 बुखार है, एंड यू आर अलोन, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट। एंड देन एम्बिशन भी था, करियर भी चाहिए लेकिन कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ता है। तो मेरी चॉइस ये थी कि मैं अपना जॉब छोड़ रही हूँ। ओके। मेरे हस्बैंड ने बोला मत छोड़ो, ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। आई सेड नो, अगर मैंने कोई गलत डिसीजन ले लिया इसकी हेल्थ के बारे में तो वो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, मुझे नहीं चाहिए। देन आई मूव टू बैंगलोर। वहाँ पे मैं बैठी नहीं, फिर वहाँ पे फिर मैंने आई गॉट अ टीचिंग असाइनमेंट। उससे पहले मेरा लाइक इट यूज्ड टू बी लॉट ऑफ ट्रैवल, आई वाज हैंडलिंग इंटरनेशनल मार्केट्स इन अ कोई कंपनी, तो मिडिल ईस्ट ये वो जाना आना बहुत हो जाता था, तो इट वाज अनमैनेजेबल, सो आई हैड टू टेक अ बैक सीट। So it was like I was at a stage where you know I had already taken off, but I could have gone higher. लेकिन ठीक है, I mean I have no regrets about that. क्योंकि आज जब मेरी बेटी मुझसे ये कहती है ना कि ममा I'm proud of you and I look up to you, तो बस हो गया और कुछ नहीं चाहिए। तो इसी के साथ इस शो का एंड करते हैं। हमारे सभी सीरीज देखने के लिए भारत मेरे साथ YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर कमिंग।